नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। सबसे पहले तो सारे दर्शकों को होली और रमजान दोनों की ढेर सारी शुभकामनाएं। जुमा भी है और उसी दिन होली भी है। अपना ध्यान रखें और अपना त्योहार बड़ी खुशी के साथ मनाएं। यहां पर किसी तरह का कोई तनाव ना आने दें। नेता लोग अपना भाषण देते रहें, आप अपनी जिंदगी देखिए, आप अपना घर देखिए, आप अपनी खुशी देखिए, क्योंकि सरकार तो बिजी है सिर्फ और सिर्फ किसकी खुशी देखने के लिए? या तो अंबानी जी की खुशी देखने के लिए, या फिर अडानी जी की खुशी देखने के लिए, या फिर अंबानी अडानी जैसे जो कुछ और लोग हैं उनकी खुशी देखने के लिए। और यही वजह है कि लगातार अमेरिका से झाड़ पड़ने के बावजूद, लगातार अमेरिका से बेइज्जती होने के बावजूद चुपचाप सारे के सारे वही काम किए जा रहे हैं जिससे एलन मस्क को और अमेरिका को फायदा हो। आप सोचिए, कल ही व्हाइट हाउस का बयान आया। अभी तक ट्रंप बोल रहे थे, अब सीधे व्हाइट हाउस बोल रहा है। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने पकड़ लिया है कि एक देश ऐसा है जिसको जितना भी आप कह दो, यहां का नेता एक शब्द नहीं बोलने वाला है। बड़ी बड़ी बातें जितनी भी कर ले, लेकिन बोलने वाला एक शब्द नहीं है। तो व्हाइट हाउस से बाकायदा बयान आता है कि भारत अमेरिकी शराब पर 150% टैरिफ लगाता है, 150% टैरिफ लगाता है। जो वहां पे प्रेस सेक्रेटरी हैं व्हाइट हाउस में ट्रंप की, कैरोलिन लेविट, उन्होंने टैरिफ की चर्चा की, टैरिफ पर बात कर रही थी। अमेरिका में टैरिफ पर तमाशा मचा हुआ है। भले वहां पर मार्केट इसके चलते लगातार डाउन हो रहा है, अमेरिका कोई फायदा हो रहा है ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ उनके दिमाग में है। क्या है वो मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। कुछ समझ में आ रहा है, उसको जोड़ के हम लोग देखेंगे कि टैरिफ पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है और भारत को निशाना बनाया जा रहा है। इन्होंने कहा 150% का टैरिफ लगता है शराब के ऊपर और भारत जो है वो जबरदस्त उस पर मुनाफा कमाता है। लेकिन हमारे मोदी जी चुप हैं। बोल रहा है तो कौन बोल रहा है? बोल रहा है रामदेव। रामदेव जो पहले ट्रंप के गुण गा रहा था, उसको सनातन के लिए अच्छा बता रहा था, अब रामदेव को बहुत दर्द हो रहा है। रामदेव टैरिफ टेररिज्म की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि फार्मा में उसका भी उत्पादन है, दवाइयां वो भी बनाता है, वो दवाइयां भी अमेरिका जाती होंगी और अमेरिका में जब दवाइयों पर टैरिफ बढ़ेगा तो उसके बिजनेस पे असर होगा। तो इनका सनातन से प्रेम और सनातन से विरोध, ये सारा कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के लिए होता है। आखिर अमेरिका ये जो दबाव बना रहा है, इससे उसे मिल क्या रहा है? मिल रहा है एलन मस्क को। जी, ये खबर आपने देख ही ली होगी कि एलन मस्क का जो स्टारलिंक है, जो प्रोवाइड करता है इंटरनेट फैसिलिटी, जैसे अपने यहां एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन और एमटीएनएल को तो खैर ये सारा कुछ लगभग खत्म होने की ही कंडीशन में है। मेन दो ही बचे हैं, एयरटेल और जियो। कल यह खबर आई कि एयरटेल के साथ समझौता हुआ। लोगों को लगा कि अंबानी के साथ धोखा हो गया। तब भी मैं सोच रहा था कि अंबानी के साथ धोखा साहब के राज में कैसे हो सकता है। तो आज रिलायंस ने भी बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर दी और यह बताया कि स्टारलिंक के साथ उनका भी समझौता हो गया है। यानी मस्क के स्टारलिंक के भारत आने का रास्ता खुल गया है। एक बात तो यह बिल्कुल साफ है। अब आप सोचिए, याद कीजिए 2014, 2012, 13, 14, ये 3 साल याद कीजिए। अगर उस समय आप अखबार पढ़ रहे थे, अगर उस समय आप टीवी न्यूज देख रहे थे, देश में जो माहौल है उसको आप देख रहे थे, तो क्या था? दिन रात सारे चैनल, सारे अखबार, हर जगह एक ही तमाशा चलता था। 2G, 3G, 2G, 3G, तमाशा तमाशा तमाशा। यानी स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर दुनिया भर के आरोप लगाए गए। वो आरोप ऐसे थे कि इतना मिल सकता था, इतना ही मिला, अगर ऐसा होता तो इतना मिल सकता था। ये ऐसे ही था जैसे कोई कहे कि अगर आप 10 साल पहले जन्मे होते तो आपको कॉलेज में एडमिशन मिल सकता था, 10 साल बाद जन्मे इसलिए कॉलेज में एडमिशन मिलना मुश्किल हो गया। ऐसे ही था ये। लेकिन इस पर तमाशा मचा। हमारे जो सीएजी साहब थे, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के राज में एक से एक मलाईदार पदों पर बैठे, उन्होंने, विनोद राय जी ने बिल्कुल कहानी बना दी थी 2G 3G की। दिन रात तमाशा चलता था। अब एलन मस्क के स्टारलिंक को स्पेक्ट्रम दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, अगर वो एयरटेल के साथ समझौता कर रहे हैं, अगर वो जियो के साथ यानी रिलायंस के साथ समझौता कर रहे हैं, तो उनको स्पेक्ट्रम दिया जा रहा है। अब मेरा सवाल आपके सामने यह है कि अगर 2013-14 में स्पेक्ट्रम की नीलामी इतनी बड़ी बात थी, तो 2025 में बिना किसी नीलामी के, बिना कोई बोली लगाए हुए स्टारलिंक को सीधे सीधे स्पेक्ट्रम कैसे दे दिया गया? स्पेक्ट्रम कोई अडानी जी के घर की चीज तो है नहीं, अंबानी जी की फैक्ट्री में तो बनती नहीं है, ना ही मोदी जी या अमित शाह जी के घर की चीज है कि मस्त आपको दे आए।
ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, और पब्लिक प्रॉपर्टी तो जब भी इस तरह से किसी प्राइवेट को दिया जाता है तो उसकी नीलामी होती है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को किसी चीज का प्राइवेटाइजेशन करना है, गवर्नमेंट के पास कोई बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग को वो चाहती है कि अब वो अपने पास ना रखे, किसी प्राइवेट को दे दे, तो क्या होता है, नीलामी लगती है। और जब नीलामी होती है तो जो सबसे अधिक उसकी कीमत लगाता है उसको दे दिया जाता है। ये एक नियम है। बिल्डिंग छोड़ दीजिए, ऑफिस से अगर पुराना कबाड़ कंप्यूटर वगैरह बेचना हो तो उसकी भी नीलामी होती है, बाकायदा कमेटी बनती है, विज्ञापन निकलता है। और ऐसा नहीं जो फिल्मों में दिखाता है कि 2001, 2002, 2003, ऐसे नहीं होता है। नीलामी जो होती है, बाकायदा सील बंद लिफाफे में लोग प्रस्ताव भेजते हैं, सरकार विज्ञापन छपवाएगी कि हमारे पास इतना सामान पड़ा हुआ है और ये सामान जो खरीदना चाहता है, मिनिमम वैल्यू ये है इसकी, अपनी बोली भेजे। तो उस मिनिमम वैल्यू से ज्यादा अलग अलग जो कंपनियां होती हैं या अलग अलग जो खरीदने के इंटरेस्टेड लोग होते हैं, जो रजिस्टर्ड लोग होते हैं, वो लिफाफे भेजते हैं। लिफाफों में लिखा होता है कि हम 15,000 में खरीदेंगे, किसी में लिखा होता है 18,000 में खरीदेंगे, या जो भी कीमत हो। वो लिफाफे भी 3 लोगों की कमेटी के सामने खुलते हैं और उस कमेटी में 3 इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। वो लिफाफों को खोलते हैं और फिर देखते हैं कि सबसे ज्यादा बोली किसकी है और क्या वो हमारी सारी शर्तें पूरी कर रहा है। अगर शर्तें पूरी कर रहा है तो जिसकी हाईएस्ट बोली होती है उसको ही बुलाया जाता है, उसको वो सामान जो बोली उसने लगाई होती है उस रेट पर दे दिया जाता है। ऐसे होती है सरकारी नीलामी। यहां स्पेक्ट्रम जो है, और वो भी स्टारलिंक है, वो 12 से 18 गीगाहर्ट्ज के बैंड पे चलता है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो सैटेलाइट चैनल्स को दी जाती है। और एक चैनल खोलने की कोशिश आप कर लीजिए, देखिए आप कितना परेशान होंगे। यहां ट्रंप साहब को ये सारी की सारी स्पेक्ट्रम दे दी गई, ना कोई नीलामी निकली, ना कोई बात हुई, ना किसी को पता चला, ना सरकार ने बताया। ये सीधे सीधे खबर आई पहले एयरटेल से। एयरटेल ने कहा हमारे साथ समझौता हो गया है, और फिर अंबानी साहब, जो बड़े अंबानी साहब रिलायंस वाले, जियो वाले हैं, उनके रिलायंस जियो से प्रेस नोट आता है कि हमारा भी उनसे समझौता हो गया है। यानी मोटी बात यह है कि हिंदुस्तान के इंटरनेट मार्केट पर अब पूरी तरह से कब्जा किसका होगा? एलन मस्क का। तो हम लोग शुरू से यह बात कह रहे थे, मैं और मेरे जैसे कई लोग ये बात शुरू से कह रहे थे कि ये जो बैशिंग हो रही है, ये जो लगातार टैरिफ 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 चिल्ला रहा है ट्रंप और अब उसका व्हाइट हाउस, ये जो ट्रंप की इतनी हिम्मत हो गई है कि पब्लिक में खड़ा होकर कह रहा है कि मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी को $21 मिलियन, $21 मिलियन दिए गए, और भारत सरकार से कोई पलट के ये भी नहीं कह रहा है कि भैया तुम्हारे पैसे कोई नरेंद्र मोदी के पॉकेट में नहीं आए थे, ये जो पैसे आए होंगे ये किसी स्कीम में आए होंगे। कैसे किसी देश का प्रधानमंत्री 21 मिलियन ले सकता है किसी और देश से? ये तो होता ही नहीं है। नरेंद्र मोदी के अकाउंट में मैं नहीं मानता हूं कि ये 21 मिलियन रुपए आए होंगे। मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि हमारे प्रधानमंत्री अपने अकाउंट में 21 मिलियन लेंगे। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने कहा उसका मतलब यह निकल रहा था, पलट के भारत सरकार को तुरंत जवाब देना चाहिए था कि आपके पास यूएस एड थी जो अलग अलग मामलों में इमदाद दे रही थी, मदद कर रही थी, हमारे भी इस फला फला मामले में आपने मदद किया, लेकिन पता नहीं क्या राज है कि वो जवाब तक नहीं दिया गया कि 21 मिलियन रुपए कहां गए, किस फंड में आए थे, कहां खर्च हुए, यह बताया ही नहीं गया। कहीं वो प्रधानमंत्री राहत कोष में तो नहीं आए थे, पता नहीं, हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आखिर डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत कैसे हुई कि उसने कहा कि 21 मिलियन रुपए, $21 मिलियन रुपए नहीं, $21 मिलियन जो तकरीबन 170 करोड़ रुपए के आसपास होते हैं, वो हमारे दोस्त नरेंद्र मोदी को दिए गए। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली कही है, हम नहीं कह रहे। और उसके बाद हम देख रहे हैं किसी तरह का कोई जवाब नहीं आ रहा। और उसके बाद अचानक खबर आती है कि टेस्ला, जो कार बनाने वाली कंपनी है एलन मस्क की, उसने अपना शोरूम खोलने की बात की है। पहला उसका शोरूम मुंबई में खुल रहा है। अब पहला मुंबई में खुल रहा है तो अगला दिल्ली में खुल जाएगा, या फिर चेन्नई में खुल जाएगा, हैदराबाद में खुल जाएगा, या फिर कहीं और खुल जाएगा। जाहिर है पहला खुला है, आखिरी तो नहीं है। इसका मतलब यह है कि टेस्ला कार भी बेचेंगे। और जैसे ही टेस्ला की खबर आई, उसके पहले यह खबर आ चुकी थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैरिफ काफी घटाने वाली है, मतलब सीधे 85% टैरिफ कम कर रही है। तो जाहिर है टेस्ला जब भारत में आएगी तो उसकी कीमत कम होगी।
85% का टैरिफ कम हो जाएगा तो जाहिर है बहुत ज्यादा कीमत कम हो जाएगी। तो एक तरफ एलन मस्क की टेस्ला आ रही है हिंदुस्तान के अंदर, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो धीरे धीरे एलन मस्क के कब्जे में चला जाएगा वाया एयरटेल एंड जियो। और ये सब जो हुआ है इसमें ना कोई नीलामी हुई है ना कुछ और हुआ है, हुआ हो तो हमें पता नहीं, अंदर अंदर कोई नीलामी हो गई हो तो हमें नहीं पता, लेकिन खबरें तो सीधे एयरटेल और जियो के मार्फत से आई, किसी ऐसी जगह से खबर नहीं आई जो गवर्नमेंट सोर्स हो। भारत सरकार ने हमें नहीं बताया कि आखिर ये स्पेक्ट्रम कैसे दिए जा रहे हैं एलन मस्क को, उसका प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है। 2013-14 में जो भ्रष्टाचार था वो आज भ्रष्टाचार क्यों नहीं है। 2013-14 पर जिस बात पर गोदी मीडिया ने और जिस बात पर पूरे के पूरे इकोसिस्टम ने उस जमाने के तमाशा मचा के रख दिया था, आज उस पर चर्चा भी क्यों नहीं हो रही है। उधर आप अपने स्टॉक एक्सचेंज की कंडीशन देख लीजिए, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा उठता है लेकिन लगातार गिरता जा रहा है। खबर यह आई कि एफडीआई हमारे देश से लगातार पलायन कर रहा है। एफडीआई का मतलब हुआ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहां होते थे वो हमारे यहां से हटके चीन और दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। कई बैंकों की हालत खराब है। इंडस बैंक की आपने न्यूज सुनी कि इंडस बैंक का कितना सारा फंड चला गया। अगर इंडस बैंक डूबता है तो आप सोचिए कितने सारे लोगों का नुकसान होता है। और केवल इंडस बैंक का मामला नहीं है, और भी कई बैंकों के फंड्स बिल्कुल से ड्रास्टिकली कम हुए हैं और कोई नहीं जानता कि आज इंडस बैंक है, कल कौन सा बैंक होगा, परसों कौन सा बैंक होगा। स्टॉक मार्केट में लगी पड़ी है लोगों की, लोग परेशान हैं। वो खबर आप जानते ही हैं कि जो एसआईपी में हर महीने पैसा लोग डालते थे उन लोगों ने एसआईपी के अकाउंट बंद कराने शुरू कर दिए हैं। लाखों लोगों ने अपने एसआईपी के अकाउंट्स बंद करा लिए हैं। क्यों करा लिए होंगे आप अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि उसमें लगातार घाटा हो रहा है, बैंकों की बदहाली हो रही है। अब करोड़ों करोड़ का लोन देके और 95% लोन माफ कर दिया जाएगा तो बैंकों की हालत तो खराब होगी ही, लेकिन अभी जो कारण है वो ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश से बाहर जा रहा है। अब जरा सोच के देखिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश से बाहर कब जाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश से बाहर तब जाता है जब जो फॉरेन से विदेश के जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको यह लगता है कि यहां पर लाभ नहीं मिलने वाला है, लॉन्ग टर्म में यहां नुकसान होने वाला है, तो वो वहां जाकर उस स्टॉक एक्सचेंज में पैसा डालेंगे, उस सिक्योरिटी में पैसा डालेंगे जहां से उनको अच्छा रिटर्न मिलने वाला हो। यानी बहुत सीधी सी बात है कि हमारे स्टॉक मार्केट का जो पूरा माहौल है वो हमारे विदेशी निवेशकों को पेसिमिस्टिक लग रहा है, निराशापूर्ण लग रहा है, उसमें कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। और फिलहाल उसको कुछ ठीक किया जाता हो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गवर्नमेंट ऐसा कोई कदम उठा रही है ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन इन सब के साथ एक और कारण है जिसको आपको समझना पड़ेगा। सब कुछ इकोनॉमिक होता है लेकिन केवल इकोनॉमिक नहीं होता है। आप मान लीजिए व्यापार करना चाहते हैं, आप कहां व्यापार करेंगे? मान लीजिए आपको एक दुकान खोलनी है, आप कैसी जगह पर दुकान खोलेंगे? आप ऐसे ही जंगल में दुकान तो नहीं खोल देंगे, आप वहां दुकान खोलेंगे जहां ग्राहक के आने की उम्मीद हो, बाजार हो, चहल पहल हो और ग्राहक के आने की उम्मीद हो कि वहां पर ग्राहक आएगा, आपका बोर्ड देखेगा और आपकी दुकान से सामान खरीदेगा। ऐसी जगह ही आप चुनेंगे, नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी चीज आप क्या देखेंगे कि वहां पर शांति हो। ऐसा ना हो कि रोज गोली चल रही हो, ऐसा ना हो कि रोज दंगा हो रहा हो और महीनों महीनों दुकान आपको बंद रखनी पड़े, ऐसा ना हो कि कभी भी कोई गुंडा घुस के आपके यहां वसूली करने लगे। यानी एक दुकानदार को, एक बिजनेसमैन को फायदे के साथ साथ शांति की भी बहुत जरूरत होती है, जिससे आराम से वो अपना बिजनेस चला सके। भारत की मार्केट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिन रात सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है आपको? कभी मस्जिद के सामने पटाखे छोड़ दो, कभी जय श्री राम का नारा लगाने लगो, कभी कहीं दंगा हो जा रहा है, कभी कहीं दंगा हो जा रहा है। जो जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग हैं वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि कान में उंगली डाल लो आप। मतलब कोई कह रहा है मुसलमानों से तिरपाल की टोपी पहन के आप आ जाओ ताकि रंग ना लगे। कोई नेता कह रही हैं चित्तू पांडे, शहीद चित्तू पांडे के नाम पर बलिया में एक शानदार अस्पताल बन रहा है, जो बड़ी खबर है और अच्छी खबर है। चित्तू पांडे जिन्होंने 1942 में थोड़े दिनों के लिए आजाद करा लिया था बलिया को, उन्होंने तो हिंदू मुसलमान नहीं देखा था, लेकिन उनके नाम पर जो अस्पताल बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री कहती हैं कि वहां मुसलमानों के लिए अलग इलाका बनना चाहिए।
अभी जिस तरह का माहौल इस देश में बना हुआ है, आप रिसेंटली आप देखेंगे कि संभल में जिस तरह की बातें हो रही हैं, एक एक बहादुर पुलिसकर्मी ने जो साफ शब्दों में ये कहा कि भाई 52 जुम्मे पड़ते हैं और एक होली पड़ती है। तो जिस तरह सब काँव 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 करके और गीदड़ उस शेर पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तो उसी में मुझे यह फील हुआ कि एक साल में एक त्यौहार हम मनाने जा रहे हैं और अगर गलती से कहीं कोई बात हो जाती है, कोई छींटा पड़ जाता है, तो ये छाती पीटने वाले, ये रोना धोना गैंग जो है, ये तो सड़क पर उतर जाएंगे। तो फिर उसी आधार पर मेरी ये सोच है कि जहाँ कहीं भी इनको अगर इतना ही डर है, इनको अगर इतनी ही घबराहट है हमारे लोगों से, तो क्यों ना जो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बलिया में बन रहा है उनके लिए अलग से विंग ही बना दी जाए। कहने का मतलब यह है कि पूरे देश में जो सांप्रदायिक माहौल बन रहा है लगातार, कब कहां दंगा शुरू हो जाए कोई नहीं जानता, कब कहां तमाशा शुरू हो जाए कोई नहीं जानता। संभल में मस्जिद का व्हाइट वॉश कराना है, एएसआई उसके लिए तैयार नहीं हो रही। दिल्ली के कल ब्रह्मपुरी से एक खबर आई थी जिसके मुताबिक वहां पर एक मस्जिद बन रही है और वहां के हिंदुओं ने अपने घर के सामने जो है घर बिकाऊ है का बोर्ड लगा लिया है और कह रहे हैं कि यह सब हमने इसलिए किया है ताकि मस्जिद ना बने। तो दिन रात तो यही तमाशा चल रहा है। हमारे बड़े बड़े नेता, अब तो पुलिस अधिकारी भी ऐसे बयानात दे रहे हैं जिन बयानात से शांति की जगह और ज्यादा विद्वेष फैलेगा। ऐसे में कौन यहां पर बिजनेस करना चाहेगा? सब इस चीज को देख रहे हैं कि जिस तरह के हालात हमारे यहां पैदा हुए हैं उसमें शांति सबसे बड़ी चीज है, सबसे मुश्किल चीज है। कभी भी किसी शहर का माहौल खराब हो सकता है और चीजें बिगड़ सकती हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे यहां बिजनेस पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। और इन सब के बीच आराम से हमारे देश में नियम कानून को एक तरफ रख के एलन मस्क साहब को सारे इनामात दिए जा रहे हैं। एलन मस्क साहब का फायदा होगा, एयरटेल वाले का फायदा होगा और साथ में अंबानी जी का भी फायदा हो जाएगा। अडानी जी के फायदे के लिए रास्ते निकाले लिए गए होंगे। बहुत सारे फायदे उनको लगातार हो ही रहे हैं, कुछ और फायदे दिए जाएंगे। ये भी प्रोसेस चलता रहेगा, आप देखते रहेंगे। और इन सबके बीच स्टॉक मार्केट में जो आम आदमी पैसा लगा रहा है उसका सत्यानाश होगा, जो छोटा रोजगार है वो खत्म होगा और हमारे सारी चीजों पर धीरे 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 करके एलन मस्क और इस तरह के लोगों का कंट्रोल होता चला जाएगा। चाइना का जो पूरा इंटरनेट का सिस्टम है उस पर चाइना अपना कंट्रोल रखता है। आप सोचिए कि एलन मस्क का अगर सारे नेटवर्क्स पे कंट्रोल हो जाएगा, हमारे लोगों की जासूसी करना, हमारी खबरें इकट्ठा करना, ये सब कुछ उनके लिए कितना आसान हो जाएगा। खबरें ही नहीं, सूचनाएं इकट्ठा करना कितना आसान हो जाएगा। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा हुआ, ना तो इस पर संसद में कोई बहस हुई, ना ही कोई बात हुई। चुपचाप उनको स्पेक्ट्रम दे दिया गया। संसद में अगर सवाल उठेगा भी तो ओम बिरला जी आगे पीछे करके और सवाल दबवा देंगे, बहस नहीं होने देंगे। इस तरह से चल रहा है ये देश। इस देश में आपके लिए कितना है और अंबानी अडानी के लिए कितना है, यह आपको देखना है। हाँ, इतना तो तय है कि मार्केट में जिस तरह की वोलेटिलिटी चल रही है, जिस तरह बैंकों की एक के बाद एक खबर आ रही है, अभी तक कोऑपरेटिव बैंक्स की आती थी, अब इंडस बैंक की आ रही है। आम आदमी के लिए यह एक बड़ी चिंता है कि उसका पैसा जो उसने सुरक्षित समझ के रखा है कितना सुरक्षित है और कितना नहीं है। इसलिए बहुत गौर से अपना पैसा जहां भी लगाएं, अपना पैसा जहां भी रखें, बहुत सोच समझ कर रखें। मुश्किल दिन है, थाम के बैठे रहें अपने पैसे को, अपनी नौकरी को, अपनी बाकी सारी चीजों को। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। और एक बार फिर होली और रमजान दोनों की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ये अपील कि कुछ भी ऐसा ना करें जिससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। हिंदुओं से भी अपील है, मुसलमानों से भी अपील है कि कुछ भी ऐसा ना करें जिससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। रमजान का महीना सब्र का महीना होता है, होली का महीना उत्साह का महीना होता है। उत्साह और सब्र दोनों इंसान के लिए बहुत जरूरी हैं। बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान में हम शांति से मिलजुल कर रहना सीखें एक बार फिर से। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।